वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक एसएमई आईपीओ को कवर करने वाले हैं। इसकी मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये 0 पे चल रहा है। सीधा बात करते हैं इस इशू के बारे में। ये श्री जी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड का आईपीओ रहने वाला है। पूरा फ्रेश इशू है। 85 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 120 टू 125 रुपए पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है ये कंपनी। अगर बात करें इसके डेट्स की, ये 4 नवंबर को स्टार्ट होगा, 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 10 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 11 नवंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 12 नवंबर को। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी 2000 शेयर्स की, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 3000 शेयर्स की, 3,75,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। बेगे चेन्नई कैटेगरी में 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 9000 शेयर्स की, 11,25,000 रुपए के लिए इसके लिए बिड लगानी होगी। प्री इशू जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 99.99% पे ही है। पोस्ट इशू 70.12% पे आ जाएगी। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की, तो इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है ये इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। इसके अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो इसके कई सारे इश्यूज आ रखे हैं 2024-25 में, बट अगर इसके लास्ट 8 इश्यूज को देखते हैं तो 4 नेगेटिव पे लिस्ट हुए हैं, 4 पॉजिटिव पे लिस्ट हुए हैं। जो पॉजिटिव पे लिस्टिंग हुई है उनकी इतनी ज्यादा अच्छे गेन में लिस्टिंग नहीं हुई है, तो ट्रैक रिकॉर्ड से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यहाँ पे बेसिकली कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बट अगर पॉजिटिव अच्छा हो गया तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से लीड मैनेजर से तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस आईपीओ में लगाने का। बाकी अब सीधा बात करते हैं भाई इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। ये कंपनी अपने आप को 284.5 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रही है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड प्रोसेस करती है स्पाइसेस, होल एंड ग्राउंड सीड्स, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड आटा। इसके प्रोडक्ट इसके ब्रांड नेम के अंडर बेचे जाते हैं जिसका नाम है शेठ जी। उसके साथ ही ये व्हाइट लेबलिंग वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी अपने आप को एंगेज करती है। इसके लिए ये अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके की प्रोडक्ट्स हैं रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। ये इनके ग्राउंड स्पाइसेस हैं। जो इनके होल स्पाइसेस हैं वो है जीरा, कलौंजी, फेनल, क्लोव, स्टार, एनाइस। इनकी जो ऑयल सीड्स हैं उसमें सेसमी सीड्स, ग्राउंडनट ये आता है। ग्रेन्स एंड पल्सेस में चना, मिलिंग व्हीट, साथ ही पापड़ भी बनाती है। इसकी जो पैकिंग साइज है ये 20 ग्राम से लेकर के 50 किलो के बल्क पैकिंग में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये कंपनी रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, कॉर्पोरेट बायर्स को, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे, दूसरी है वानकेना रोड मुंबई में। उसके साथ ही ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड इसका जो मेन रेवेन्यू है ना ये B2B टाइप ऑफ कंपनी है। इससे मैं या आप जाके प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। मतलब ये कंपनी ना अलग अलग ब्रांड्स को, अलग अलग दुकान वालों को प्रोडक्ट्स भेजती है एंड फिर उनसे जाके हम लोग प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। दूसरी चीज बात करी जाए अगर इसके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन की, तो मेन रेवेन्यू इस कंपनी का 2025 के साल में ना स्पाइसेस से आया है। उसके बाद इसका 2.76% रेवेन्यू आया ग्राउंड स्पाइसेस से, पाउडर से एंड आटा फ्लावर से इसके 2.12% रेवेन्यू आया। तो ये इसका रेवेन्यू मिक्स है। बाकी अगर बात करी जाए इसके स्टेट वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन की, तो 2025 में 85% ऑफ द इनका रेवेन्यू ना गुजरात से आया है, 3% रेवेन्यू मध्य प्रदेश से आया है, कर्नाटक से 2.83% रेवेन्यू आया है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं भाई इसकी मेन प्रेजेंस गुजरात में ही है एंड उसमें भी ये कंपनी मेनली B2B सेगमेंट में ही अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। बाकी अगर बात करी जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ काफी सरप्राइजिंग सी चीज देखने मिलेगी। सरप्राइजिंग चीज इसका रेवेन्यू है भाई। इसका जो रेवेन्यू है ना ये 2023 में 468 करोड़ पे था, 2024 में 588 करोड़ पे था, 2025 में बढ़कर के 650 करोड़ पे आ गया। अब कंसिडरिंग ये 280 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रही है अपने आईपीओ को एंड इतना ज्यादा ऑलमोस्ट डबल ही इनका सेल्स आ रही है। बट वही कहानी आती है इनके पैट में। इसका जो पैट था 2023 में ये खाली 2 करोड़ का था, 2024 में 5.47 करोड़ पे आया एंड 2025 में जब आईपीओ इस कंपनी को लेकर आना था तो ये डबल से भी ज्यादा हो गया, 12.15 करोड़ पे आ गया एंड अभी 31 अगस्त 2025 तक तो ये 9.2 करोड़ पे भी आ चुका है। इतना ज्यादा पैट करने लग गई कंपनी जबकि इसका पैट मार्जिन ही कुछ नहीं है। तो काफी सरप्राइजिंग चीज है। 2023 में इसका जो बोरिंग थी 19 करोड़ पे थी, 2024 में बढ़कर के 25 करोड़ पे आ गई, 2025 में अगेन इंक्रीज हुआ एंड 30.45 करोड़ पे आ चुकी है। अगर इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो ROE इसका 51.74% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.07% पे है, डेट टू इक्विटी इसका 1.03 पे है। अगर पैट मार्जिन की बात करी जाए तो ये सिर्फ 1.87% पे है, एबिटा मार्जिन भी इसका सिर्फ 3.13% पे है एंड प्राइस टू बुक इसका 10.5 है। मतलब एक बात को मैं ये भी समझ सकता था कि भाई एबिटा लेवल पे ये कंपनी बहुत बेटर करी होगी, बट नहीं, एबिटा लेवल पे भी इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मली है, मतलब नॉर्मली क्या बिलो एवरेज ही है। उसके साथ ही भाई इसका पैट मार्जिन भी कुछ भी नहीं है। अगर इसके जो पीयर्स इसने आइडेंटिफाई करें उसका भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे ना वो इसका सामने बहुत बेटर है एंड ओवरऑल पैट भी देखा जाए तो इसके सामने इसके वैल्यूएशन को देखते हुए वैल्यूएशन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। चलो भाई अभी मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, उसके
बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 7.61 पे है, पोस्ट आईपीओ 9.7 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 16.42 है, पोस्ट आईपीओ ये 12.89 पे आ जाएगा। बाकी अगर बात करी जाए इसका ऑब्जेक्टिव की, तो इस कंपनी को जो पैसे चाहिए ना वो केपेक्स करने के लिए चाहिए। इस कंपनी को अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस को सेटअप करने के लिए 5.67 करोड़ की जरूरत है। प्लांट एंड मशीनरी कोल्ड स्टोरेज को सेटअप करने के लिए इसमें केपेक्स करने के लिए 29.01 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसे एक सोलर पावर प्लांट को लगाना है फॉर इंटरनल कंजम्पशन, उसके लिए इसको 4.05 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 33.54 करोड़ रुपीस की जरूरत है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ही कुछ पैसों की जरूरत है, कितने वो यहाँ पे नहीं लिखा है। बट ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। यस, इसकी बाकी चीजें बेकार है, बट आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है ये अपने आप को एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में पैसे लगा रहे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के लिए इस पैसे को यूज करना सही है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इसके पीयर कंपैरिजन की, इस कंपनी ने अपने दो पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है, शीतल यूनिवर्सल एंड दूसरी है मधुसूदन मसाला। ये दोनों ही कंपनी एसएमई कंपनीज है, मतलब एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है। 164 करोड़ के मार्केट कैप में शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड है, तो मधुसूदन मसाला है ये करंटली 189 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही है। अगर इन दोनों की ही आरओई आरओसी को देखेंगे तो ये इसके सामने बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। इसके आरओई आरओसी के नंबर बहुत बेटर है। दूसरी चीज, अगर आप इनके प्राइस टू बुक को देखेंगे तो ये खाली 2 या फिर 3.73 के प्राइस टू बुक में करंटली मार्केट में अवेलेबल है। श्री जी ग्लोबल एफएमसीजी, आपने पता है कितने प्राइस टू बुक में अपने आप को लेकर आए हैं? 10 से भी ज्यादा प्राइस टू बुक है एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि स्पाइसेस में डील करती है। कोई क्यों इतने पैसे, इतना प्राइस टू बुक इसको देना चाहेगा, मेरे समझ के बाहर है। बाकी इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये भी गाइस एक मॉडरेट या फिर मैं बोलूं स्टार्टिंग डबल डिजिट में 11% का इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 2024 के साल के कंपैरिजन में। तो इतने ही रेवेन्यू जंप के लिए आप इतना ज्यादा प्राइस टू बुक किस हिसाब से देंगे, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इसकी वैल्यूएशन। दूसरी चीज, अगर आप इसके डेट टू इक्विटी को देखते हैं इसके दूसरे पीयर्स से, तो इसका डेट काफी ज्यादा है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। एंड पी वाइज तो ये ठीक ही है भाई बाकी सांप के हिसाब से। ईपीएस लेवल पे आप अगर इसको इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो अगेन ये बेटर कर रही है। बट ओवरऑल क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, मेरे हिसाब से भाई सारी चीजों को देखते हुए इसका आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ही वो एक अकेली चीज है जो कि बहुत बेटर है। मतलब आईपीओ के हिसाब से जिस चीजों के लिए आईपीओ लाना चाहिए वही चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। दूसरी चीज, इसका जो पैट मार्जिन है वो कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज, इसका डेट ज्यादा है, तो अगेन जैसा मैंने बोला पैट इसका कुछ भी नहीं है, इसको अगेन डेट को सर्विस करने में दिक्कत आ रही होगी, बट यहाँ पे वो इस कंपनी का कंसर्न नहीं है। और चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके आईपीओ का लीड मैनेजर का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उससे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। तो ओवरऑल कंसिडरिंग ये सारी चीजें एक ऐसी स्पेस में जिसमें रेवेन्यू इतना ज्यादा आ रहा है बट पैट कुछ निकल के ही नहीं आ रहा है, इस हिसाब से भी हम इसे सोच सकते थे कि कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा तो एबिटा लेवल पे कंपनी अच्छा करी होगी, बट वो चीज भी यहाँ पे नहीं है। 3 का एबिटा परसेंटेज है, तो उस हिसाब से भी क्या इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता है। इसमें मेरे हिसाब से तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा आपको समझ आए आपको वैसा करना चाहिए, मेरे वीडियो का एडवाइस के हिसाब से नहीं लेना आपको। कोई भी आपका नुकसान होगा, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये कोई एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि और लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुंच पाए एंड मेरी ये कम्युनिटी बड़ी हो पाए। एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। एंड हाँ भाई, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा, इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, ये कहीं से भी 300 करोड़ की कंपनी नहीं है। अप्रॉक्स इतनी वैल्यूएशन में कंपनी लेके आ रहे हैं, कंसिडरिंग इतनी ज्यादा सेल्स है, बट नहीं इनका कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है। किसी भी टाइम कंपनी की बहुत ज्यादा बैंड बच सकती है कंसिडरिंग कि इसका इतना लो पैट मार्जिन है।